में आज से विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज। पहले दिन यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने किया विधानसभा कूच। पुलिस और कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प। विधानसभा में यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, देश ने धर्मनिष्ठ राजनेता को खो दिया। 25 अगस्त को कांग्रेस का हल्ला बोल। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस खोलेगी मोर्चा। युवा मांगे रोजगार नाम से निकालेगी रैली। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, डबल इंजन ने कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ 3 दिन सीएम बदलने का किया काम। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ में सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। उत्तराखंड में आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में आज अपनी अलग अलग मांगों को लेकर यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा कूच किया। इस दौरान विधानसभा घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रिस्पना पुल के पास लगे बैरिकेडिंग पर रोक दिया, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस में काफी ज्यादा नोकझोंक हुई। दोपहर करीब 1 बजे रिस्पना पुल के पास पहुंचे उक्रांद के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर उसे पार करने की भी कोशिश की, जिसके बाद नारेबाजी करते हुए उक्रांद के कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जल्द सरकार की ओर से अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो उक्रांद के 50,000 कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए, पुलिस ग्रेड पे लागू किया जाए, कानून को लागू किया जाए। अगर ये कानून नहीं मानता, हर बात में इसको लेकर के सरकार कमेटी बनाने की बात करती है, उपनल को लेकर कमेटी बनाने की बात करती है, कानून को लेकर कमेटी बनाने की बात करती है, बात देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की बात करते हैं तो कमेटी बनाने की बात करते हैं। हमारा ये कहना है कि इस बार कमेटी राज और नहीं चलने वाला, ये चला चलेगी महिला है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बेरोजगार युवक सड़कों पर उतरकर रोजगार के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। प्रशिक्षित बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने विभाग में खाली पड़े पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर फार्मासिस्टों की नियुक्ति करने जैसे तमाम मुद्दों को लेकर 19 अगस्त से फार्मासिस्ट लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके तहत कल इन प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री के आवास का भी घेराव किया था और आज इन्हीं मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया है। इनका कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों पर तत्काल सकारात्मक फैसला नहीं लेती है तो हम सभी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। लोग 19 तारीख से आंदोलन रहता है। हमारी सरकार से पहले भी अपनी मांगों को लेकर बातचीत हुई है, हमने पत्राचार किया है, लेकिन सरकार के द्वारा हमें अनदेखा किया जा रहा है। हमारी 14 सूत्रीय मांग है। 14 सूत्रीय मांगों में हमारी सबसे पहली मांग है कि विभाग में बहुत से पद रिक्त चल रहे हैं वर्षों से, उन पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी नहीं की जा रही है। जब हमारी बात होती है विभाग स्तर पर या शासन स्तर पर, वो कहते हैं कि IPHS मानक यहाँ पर लगा दिए गए हैं, इसलिए आपके जो पद है वो मृत घोषित किए जा रहे हैं और उन पदों का भी यहाँ पर समायोजन होना है। आज मानसून सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर स्वर्गीय कल्याण सिंह के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सभी कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों ने स्वर्गीय कल्याण सिंह को नमन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कल्याण सिंह जी के निधन से देश ने आज एक सच्चे राष्ट्रभक्त, ईमानदार और धर्मनिष्ठ राजनेता को खो दिया। और जनता के कल्याण के लिए, चाहे वो गरीब हो, शोषित हो, पिछड़े हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके लिए जो कल्याण का काम किया, जैसे नाम उनका कल्याण सिंह था, उन सबकी बात में उसी नाम के अनुरूप उन्होंने जनता के कल्याण का काम किया। वो एक जननायक के रूप में थे और उनको लोग बाबूजी के नाम से भी जानते थे। ऐसे कल्याण सिंह जी से जब मैं पिछली बार राजस्थान के जब वो राज्यपाल थे, मुझे
एक बार जाने का उनके यहाँ मौका मिला था। राजस्थान के जब मैं प्रवास पे था, उनसे मिलने का मौका मिला। जिस प्रकार से आत्मीय संबंध के आधार पर उन्होंने मुझसे बातचीत की। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चल रहे कोविड टीकाकरण में आज सोमवार को नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन में 2 लाख लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा है। सबसे ज्यादा देहरादून जिले में 1 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। प्रदेश में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग का विशेष जोर है। केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज भी मिल चुकी है। इसे देखते हुए सोमवार को पूरे प्रदेश में 2 लाख लोगों को टीके लगाने की रणनीति बनाई गई है। और इसी कड़ी में देहरादून की रायपुर विधानसभा के राजीव नगर में एक वैक्सीन सेंटर की शुरुआत की गई, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, डीएम देहरादून समेत स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि दिसंबर तक पूरे प्रदेश को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, मैंने कहा कि जो दूसरी लहर आई, दूसरी लहर के जब आंकड़े आए, उसके बाद जो चीज़ें सामने आई, जिन लोगों को वैक्सीन की डोज लग गई थी, पहली डोज लगी हो दूसरी डोज लगी हो, वो सारे के सारे जो है थोड़ा बहुत माइनर उनको इफेक्ट हुआ और वो ठीक हो गए। लेकिन जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो गंभीर अवस्था में आए और बहुत लोगों ने उसमें उस समय में भ्रम फैलाने का काम किया, कुछ पार्टियों ने भ्रम फैलाया, ये सभी के सामने है। उत्तराखंड के लोगों के स्वास्थ्य की बिल्कुल 100% चिंता कर रही है। अभी तक 78 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी हैं और देश में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने वाले 3 राज्यों में उत्तराखंड भी जो है एक राज्य। जो फ्री वैक्सीनेशन करी है पूरे भारत में, उसके बाद से उत्तराखंड में ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं और लगातार गति बढ़ती गई है। आज ही के दिन 2 लाख वैक्सीनेशन उत्तराखंड में हो रही है और साथ में 2 जिलों में पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो चुका है। यह भी इतिहास बन चुका है और 78 लाख वैक्सीनेशन अभी तक हो चुके हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, उसके अनुरूप हमारी सरकार, हमारा स्वास्थ्य विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है। फिलहाल ये जो राजीव नगर वाला एरिया है, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ये एक सेंट्रल लोकेशन है, लगभग 20,000 लोगों के आसपास का वैक्सीनेशन होगा। तो प्रतिदिन हम प्लान कर रहे हैं कि 2-3-4 हज़ार लोगों का वैक्सीनेशन हो यहाँ पे। और मेन हमारा इंटेंशन ये है कि कोई भी ना छूट पाए। तो जितने हमारे लोग हैं जो गरीब हैं और जो किसी कारणवश छूट गए थे, और उनको हम अभी टारगेट कर रहे हैं। और हमारा नारा है कि नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई ना छूटे। मैं अपने पूरे वार्ड की तरफ से, समस्त वार्ड की तरफ से कांग्रेस अब देश में बढ़ती महंगाई को लेकर मंगलौर में आने वाली 25 अगस्त को एक विशाल रैली निकालकर बीजेपी सरकार का विरोध करेगी। वही रैली के माध्यम से देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर आसपास के सभी क्षेत्रों के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। पूर्व राज्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी आदित्य राणा ने बताया कि मंगलौर विधानसभा से युवा मांगे रोजगार के नाम से ये रैली निकाली जाएगी। ये प्रदर्शन हर विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा। वहीं प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस के नेता परवेज अहमद ने कहा कि ये वो दौर है जब देश की जनता भुखमरी की कगार पर पहुंच चुकी है। इसी मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इस भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का जो मांग है वो युवाओं को रोजगार दिलाने की मांग है और महंगाई कम करने की मांग है। इस जनता को जागरूक करने के लिए और सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए कांग्रेस 25 अगस्त को एक प्रोग्राम करना जा रही है मंगलौर विधानसभा से, जिसकी शुरुआत हो रही है। और मंगलौर विधानसभा से इसकी शुरुआत का मुख्य कारण ये है कि प्रदेश की सबसे बड़ा बेरोजगार कस्बा मंगलौर है। ज़्यादा से अधिक 1,000 लोगों के करीब इसमें जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जोशीमठ पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हर तरह के मनमुटाव भूलकर एकजुट होकर मिशन 2022 फतेह करने की तैयारियों पर लगने की बात कही। आने वाले चुनावों को लेकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि सबको आज से ही
बूथ स्तर पर मजबूती देनी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सबका परिवार ही कांग्रेस है और हमारी पहचान ही कांग्रेस है। हम सबसे पहले कांग्रेसी है, बाद में और कुछ। इस मौके पर बीजेपी से जुड़े कई लोगों ने गणेश गोदियाल के सामने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थामा, जिसमें अधिकतर युवा शामिल हुए। सरकार ये सोच रही है कि जो पैसा उन्हें मिल सकता था वो पैसा मंदिरों में इधर उधर होता है। तीर्थ पुरोहितों का हस्तक्षेप सरकार बंद करना चाहती है, ये उचित नहीं है। तीर्थ पुरोहितों का मंदिरों में जो हस्तक्षेप है, तीर्थ पुरोहितों का जो वहाँ काम है, वो हमारी परंपराओं से और आस्था से जुड़ा हुआ है। हमारी यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम तीर्थ पुरोहित, हमारे जो भी पुरोहित हैं वहाँ, बाप दादा परदादा से खानदानी हमारे पुरोहित होते हैं, उन पुरोहितों के जब तक हम चरण स्पर्श नहीं करते तब तक हमारी यात्राएं पूरी नहीं होती। तो हमारी आस्था जुड़ी है इन नियमों से। सरकार बना रही है तो ये भी गलतफहमी है। अयोध्या में राम ने अधिकार दे रखा है कि वो अपने धर्म का अनुपालन स्वतंत्रता के साथ कर सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजधानी देहरादून के कांग्रेस भवन में राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पवन खेड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार के डबल इंजन ने कोई भी काम नहीं किया है। बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदलने का काम जरूर किया है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी ने जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों का अब क्या हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेता केवल उत्तराखंड की जनता के पास वोट मांगने के लिए आते हैं। इतनी लंबी लिस्ट है इनकी विफलताओं की कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो खत्म होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उत्तराखंड के युवा के सामने, उत्तराखंड की भैंसों के सामने, मध्यम वर्ग के सामने। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, और उसके प्रति इस सरकार की असंवेदनशीलता। 3 बार आपने मुख्यमंत्री बने, एक तरह से तो आपने स्वीकार कर लिया कि आप विफल हो गए। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री पवन खेड़ा जी पहुंचे। वहीं कुमाऊं में डेंगू ने दस्तक दे दी है। पहला मामला अल्मोड़ा से सामने आया है। डेंगू का मरीज हल्द्वानी की सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज अभी जारी है। डेंगू का मामला आने के बाद जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और बेस अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाने की तैयारियां भी चल रही है। जबकि सुशीला तिवारी अस्पताल में 30 बेड का डेंगू वार्ड बनाया जा चुका है। डीएम के मुताबिक जिले के हर सरकारी अस्पताल में डेंगू वार्ड तैयार किया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल की एक टीम को डेंगू के लिहाज से तैयार किया जा रहा है, जो जल भराव वाली जगहों की मॉनिटरिंग करेगी और इन जगहों में मेडिकल छिड़काव भी करेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन भी किया जा रहा है, जिससे डेंगू के मामलों को सख्ती से निपटाया जा सके। वहीं डीएम नैनीताल के मुताबिक एक मेडिकल की टीम को रामनगर, कालाधुंगी और हल्द्वानी की हर लोकेशन पर नजर रखने के लिए कहा गया है। फिलहाल डेंगू के हालात अभी कंट्रोल में है। वहाँ पे एक लार्ज स्केल पर हम लोग अब अभियान चला रहे हैं, केवल गौजा जाली में ही नहीं, और उसके पूरे ज़िले में जिन जिन क्षेत्रों में आशंका रहती है कि जल भराव की स्थिति आएगी, और ख़ासकर ये प्लेन्स के एरियाज़ में रामनगर हो, कालाडूंगी हो, हमारा लाल कुआं हो और हल्द्वानी का क्षेत्र है, तो वहाँ पे सोर्स रिडक्शन पे हम लोग काम करेंगे। और ये एहतियात के तौर पे आज हमारी टीम भी चली गई होगी मेडिकल की। और नगर निगम के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं, पटवारी हैं। लालकुआं के नैनीताल दुग्ध संघ के ठेका कर्मियों ने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया। दुग्ध संघ में लेबर सप्लाई करने वाली कंपनी पर लाखों रुपए के पीएफ और ईएसआई का फंड हड़पने और काम से बाहर किए गए मजदूरों को दोबारा काम पर लेने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने लेबर सप्लाई करने वाली कंपनी और दुग्ध संघ के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया। श्रमिकों का कहना है कि उन्हें कई वर्षों से पीएफ आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि उनके वेतन से पैसा काटने के बावजूद ठेकेदार के द्वारा अक्टूबर 2018 से भविष्य निधि और ईएसआई के कार्यालय में पैसा जमा नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई की सुविधा नहीं मिल पा रही है।
3 साल से 2018 अगस्त से सर हमारा पीपीएफ सैलरी से कटना बराबर और जमा नहीं हो रहा है। इसके दौरान एक हमारे बंदा बलवंत सिंह भाकोनी, हमको तो पता चला जब वो बीमार पड़ा, उसको हार्ट अटैक हो गया और वो उसका जो है SI कार्ड में तो पेमेंट से तो पैसा कट रहा था, वो आज जमा नहीं था, तो उसका बिल नहीं लिया। तब से हम लोगों को पूरी जानकारी मिल गई। लालपा दूसंग डेयरी में काम करते हैं, तो हमारे ठेकेदार वो दीदी सिद्धि और माँ भगवती है। तो इनमें 3 साल से हमारा 2018 से मतलब तो पीएफ नहीं डाला है, तो कैसे काटते हैं ये इसके वजह हमारे जो आदमी बोल रहा था तो उनको बाहर कर दिया गया है, और ये जिसे बोलते हैं वो वैसे उनको बाहर निकालते जाते हैं। लालकुआ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्या ने बिंदु खता क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उनके समर्थकों ने उनका स्वागत भी किया। यहां पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्या ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही हर घर नल से जल योजना की जानकारी ली। इस दौरान उनके समर्थकों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ बिंदु खता की जनता को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अधिकारी इस क्षेत्र को वन भूमि बताकर योजना का लाभ ना देने की बात कह रहे हैं, जिस पर यशपाल आर्या ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कहा कि वे पूरे मामले पर क्षेत्र के शिष्टमंडल के साथ दिल्ली जाकर केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात करेंगे और उनसे प्रदेश सरकार को पत्राचार करवाने का काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पूरे मामले को पीएम तक पहुंचाने के लिए वे हर हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि ये केंद्र की एक जन कल्याणकारी योजना है और पानी लोगों की मूलभूत सुविधा में से एक है। अध्यक्ष यशपाल आर्य जी का बिंदु खत्ता के अंदर स्वागत है। जो भी यहाँ पे नई बीड़ा उठाया अच्छी बात है, और हमारे केंद्रीय मंत्री जी जो हैं रामदास अठावले जी हैं, जो कि हमारा विभाग उनके पास है हमारे साथ, तो इस चीज़ को आते हैं हमें माननीय है और हम प्रधान जी का आते हैं, प्रदेश जी का स्वागत करते हैं। बिंदु खत्ता इससे पहले आता बिंदु खेड़ा हुआ करता था, जो कि आते हमें जो है यहाँ के लोग जो है करीबन 70-80 साल हम लोगों को हो गए। मैं सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि वो गांव-गांव में जाकर के लोगों की समस्या को सुन रही है। आज हमारा क्षेत्रीय भ्रमण था लालकुआ विधानसभा के अंदर। बिंदु खत्ता एक क्षेत्र है हमारा, लगभग 60,000 जनसंख्या वाला ये क्षेत्र है, जिसमें हमने देखा कि ग्रामीणों ने हमें बताया कि यहाँ के जल जीवन मिशन के अंदर यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हर घर को नल पहुँचे, हर घर को जल पहुँचे। प्रधानमंत्री जी के इस योजना को यहाँ पर साकार न देखते हुए बड़ा दुख हुआ। वहीं पंतनगर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में हो रही अघोषित बिजली कटौती और बिल के दामों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने बिजली कार्यालय पर जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए लोगों की परेशानियों को बढ़ाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट और प्रदेश सचिव विनोद कोरंगा के संयुक्त नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने 3 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन अधिशासी अभियंता को सौंपा। उन्हें यहाँ पे जो कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट जी के नेतृत्व में एक क्षेत्रीय लोगों के जो बार बार समस्या लाइट कटौती की आ रही है, कई समय से जो दर्जन भर ग्रामीण हमारे साथ में थे, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने उनके आह्वान पर ही ये यहाँ पे प्रदर्शन किया था कि जिस तरीके से कटौती कर रहे हैं, आए दिन बिजली के जो बिल हैं उनमें अनियमितता आ रही है। किसी के बिल इतने ज़्यादा बढ़ा के दे दिए जा रहे हैं कि मतलब वो परेशान है आर्थिक रूप से काफ़ी। कोरोना काल चल रहा है, सरकार ने कहा था कि भाई हम लोग इसमें सब्सिडी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं हो रहा है। गरीब आदमी परेशान। विद्युत विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रुद्रप्रयाग पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण की योजना कांग्रेस ने ममता बनर्जी की रेल मंत्री रहते हुए शुरू की थी। आज बीजेपी की राज्य की सरकार इसमें हस्तक्षेप कर केवल भाजपाइयों को इसमें ठेके दिलवाने के लिए फैसिलिटेटर का काम कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये राज्य केवल भाजपाइयों के लिए ही बना है। सरकार ने स्वीकृत किया पूर्व में, जब यूपीए 2 की सरकार थी
और उस समय ममता बनर्जी रेल मंत्री थी। उस समय ये कार्य प्रारंभ हुआ, ये कार्य शुरू हुआ। आज ये कार्य चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार इसमें हस्तक्षेप करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को काम दिलाने के लिए फैसिलिटेशन का काम कर रही है, उनको काम दिलाने के लिए बीच बचाव का काम कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है और आम आदमी इससे त्रस्त है। क्या ये राज्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बना? हरिद्वार के प्रसिद्ध उद्योगपति और आयुर्वेदिक दवाइयों के निर्माता को हथियारबंद बदमाशों द्वारा धमकाया गया और उनकी बेशकीमती 30 बीघा जमीन को लेकर उनके घर हथियारों से लैस बदमाश पहुंचे। स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता के दौरान हरिद्वार के आयुर्वेदिक दवाओं के कारोबारी तोष कुमार जैन ने बताया कि उनकी हरिद्वार में 30 बीघा जमीन है, जिसको लेकर बागपत के कुछ बदमाश उनको धमकाने घर पहुंचे और कागजी कार्रवाई और किरायानामा को लेकर हस्ताक्षर के लिए उनके साथ जबरदस्ती की गई। इससे पहले भी ये मामला उनके पिता के समय जमीन को लेकर पहले भी गरमा चुका है। अब पीड़ित परिवार ने हरिद्वार के एसएसपी से मिलकर तुरंत ही सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए कोशिश शुरू कर दी है। इसी बीच उन्होंने बताया कि इसमें संतों में बड़ी पैठ रखने वाली एक साध्वी का भी हाथ है। वहीं नीति घाटी बॉर्डर रोड बंद होने का मामला अब गर्माता जा रहा है। नीति घाटी के लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। हेली सेवा सहित सड़क संचार, बिजली, स्वास्थ्य व्यवस्था की मांग को लेकर नीति घाटी के स्तंभ पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह राणा आमरण अनशन पर बैठे और सभी ने मिलकर सरकार और प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। नीति घाटी को रक्षा करना बंद करो, हमारे लोगों को दवाई और डॉक्टर्स और राशन, दूरसंचार और इस प्रकार से तमाम सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती है, हेली सेवा नहीं कराई जाती है। तो हम 2 दिन के तुरंत बाद जो है कि हम आमरण अनशन करेंगे और आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। हमारे माताएं, बहनें और हमारे नौजवान साथियों का पूरा लिस्ट बन चुका है। पहले तो 20 दिन तक में मसूरी विधानसभा के अंतर्गत संभावित प्रत्याशियों द्वारा बयानबाजी को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्मा चुका है। मसूरी में राशन वितरण कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर उपेंद्र ठापली, पूर्व सभापति मंडी परिषद द्वारा विवादित बयान दिया गया है, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। गूंज संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर उपेंद्र ठापली द्वारा दिए गए बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की। उन्होंने बताया कि उपेंद्र द्वारा राशन वितरण कार्यक्रम के दौरान बयान दिया गया कि डॉक्टर सोनिया आनंद रावत द्वारा सरकारी राशन वितरण किया जा रहा है और वे भी अपने चहेते लोगों को बांट रही है। इस पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान जब लोगों को राशन की आवश्यकता थी, तब इनके द्वारा यहाँ कोई भी काम नहीं किया गया और अब जब स्थिति सामान्य हो गई है तो ये लोगों को राशन बांटकर अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। देखिए, इस मुद्दे को अभी लगभग 1 वर्ष हो चुका है और इनका जो है 1 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है। पूर्व में नगर पालिका से भूमि मांगी गई थी, हमने दी थी बिना चिन्हित किए, हमने जमीन नहीं दी, हमने कहा इनको भूमि देंगे। उस समय एक मुद्दा उठा था कि जी आपने चिन्हित करके नहीं दिए, इसको चिन्हित करके दीजिए। दोबारा बोर्ड में प्रस्ताव आया था, हमने इनको आईडीएच में लगभग 2200 वर्ग मीटर भूमि दी है, जिसमें कम से कम 40 ग्राउंड में फ्लोर बन सकते थे और 40 फ्लैट जो है ऊपर बन सकते थे। लगभग इनका सबका एक ही जगह भवन का हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं इनको घुमाया जा रहा है। विधायक जी कह रहे हैं मैं माता मंगला से इनके लिए मकान बनाता हूं, जमीन हम दे चुके हैं, बोर्ड में प्रस्ताव पास है, वो कोई भी आरटीआई से मांग सकता है। कहां से राशन बांटा है? सेवा करने वाले को, अगर जन सेवक को अगर इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी तो वे बख्शे नहीं जाएंगे और मैं इसका खुला विरोध करती हूं। उनका नाम लेकर के ठापली जी को माफी मांगनी चाहिए मेरे से इस तरह की बातें बोलने के लिए। उनको शर्म आनी चाहिए कि वो जन सेवक को इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि हमने जो है सरकारी खजाने से चोरी करके राशन हम बांटा है। अरे भाई, अगर चोरी करके बांटा है आपके हिसाब से तो आपने क्यों नहीं बांटा? आप कहां थे कोरोना काल के समय पर? आप तो कहीं दिखाई नहीं दिए मुझे, कहीं पर भी आप नजर आते तो बात बनती। आज आप मसूरी में आकर के जो है मेरे खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं। आज आपको बयानबाजियां याद आई हैं? आप किसी को काम नहीं करने देना चाहते, क्यों? मैं तो उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि भाई माफी मांग लें। अच्छा, बगवाल के दूसरे दिन मां वराही की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मंदिर से
मुचकुंद ऋषि आश्रम पहुंची, जहां माता के डोले के साथ 5 बार परिक्रमा भी की गई। इससे पहले आंखों में पट्टी बांधकर मां वाराही की मूर्ति को स्नान भी कराया गया। साथ ही वाराही की विराट पूजा भी हुई। श्रद्धालुओं ने कोविड नियमों के बीच मां की पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। चारों खामों के ओर से वो मुख्य यजमान की भूमिका में रहते हैं। तदुपरांत पूजा जब संपन्न होती है, पूर्वांग पंचांग होता है, षोडशोपचार पूजन होने के बाद माता बाराही को श्री धन सिंह बागड़ जी का परिवार, हमारे जो ग्राम बैरक के महरा लोग हैं, उनकी गोद में विराजमान कराया जाता है। वो है मुख्य यजमान के रूप में श्री हर सिंह महरा जी की गोद में विराजमान करने के बाद 7000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान मुचकुंद ऋषि आश्रम, जो लोग प्रचलित भाषा में यहाँ पर मचवाल शिखर के नाम से जाना जाता है। नगर पालिका कार्यालय में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हिलदारी संस्था द्वारा पालिका अध्यक्ष को राखी बांधी गई। इस मौके पर दर्जनों युवतियों और महिलाओं द्वारा पालिका अध्यक्ष को राखी बांधी गई। आज इस पावन पर्व पर ये बहनें आज राखी बांधने आई है और मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ और इनको गुड विशेस देता हूँ कि अपने भविष्य में ये आगे इनका उज्जवल भविष्य हो, इनकी दीर्घायु हो और अपने जो फील्ड है, ये आपको पता है कि हिलदारी संस्था से आई हैं सभी जो ये बहनें हैं, तो मैं इनके शुभकामनाएं देता हूँ। मन लगा के ये अपना कार्य करें और हमारे शहर को साफ सुथरा रखने का ये कार्य करती हैं, इसके लिए इनको धन्यवाद भी करता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो कल नगर पालिका अध्यक्ष ने रक्षाबंधन का पर्व बताया और उन्होंने ये बताया कि हर वर्ष रक्षाबंधन का कार्यक्रम इसी तरह से मनाते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।